रात के करीब 12 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था जब माया के मोबाइल की घंटी बजी। वह कुछ चौंक कर मोबाइल की तरफ बढ़ी। भला इस वक्त किसका फोन हो सकता है? जैसे ही उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर नजर पड़ी, उसके होंठ कस गए। कॉल नाहिर की थी, जो उसका ममेरी बहन का बेटा यानी उसका खालाजाद कजिन था और कुछ ही दिन पहले उनकी सगाई हुई थी। इन कुछ ही दिनों में नाहिर ने दर्जनों बार कॉल करके माया का जीना हराम कर रखा था। माया एक धार्मिक सोच रखने वाली लड़की थी। शादी से पहले इस तरह के रिश्ते और बातचीत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह जब भी नाहिर से बात करने के बाद अपने रब के सामने सजदे में जाती तो उसे शर्म महसूस होती थी कि जिस रब के सामने सिर झुकाने आई है, उसी के हुक्म की नाफरमानी करके एक नामहरम से बातचीत करती है। लेकिन ये बातें वह नाहिर को समझा नहीं सकती थीं, क्योंकि वह एक आजाद ख्याल लड़का था और सगाई के बाद बातचीत को एक आम सी बात समझता था। इस बार भी माया ने नाहिर की कॉल देखकर नापसंदीदगी के साथ थकी हुई सांस ली और कॉल अटेंड कर ली, क्योंकि वह जानती थी जब तक वह नाहिर से बात नहीं करेगी वह चैन से नहीं बैठेगा। जैसे तैसे अपने लहजे की बेरुखी को दबाते हुए माया ने नॉर्मल आवाज में बात शुरू की। उसकी मीठी आवाज नाहिर के कानों में पड़ी तो एक अजीब सा सुकून उसके रग-ओ-पे में दौड़ गया। वह माया पर दिलोजान से फिदा था और इस वक्त भी माया की आवाज सुनकर उसे महसूस करने की कोशिश करने लगा। माया की मधुर आवाज फिर गूंजी। बोलिए नाहिर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर कोई खास बात नहीं है तो मैं सो जाऊं। माया की बात सुनकर नाहिर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। हाँ, बात तो है। दरअसल मैं मॉल आया हूँ शॉपिंग करने, तो सोचा तुम्हारे लिए भी कोई गिफ्ट ले लूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नाहिर की बात पर माया तुरंत बोली, नाहिर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। माया की बात सुनकर नाहिर का मूड बिगड़ गया। ये क्या बात हुई माया? मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हें फ़ोन किया और गिफ्ट के लिए पूछा और तुम मना कर रही हो? मेरे पैसों पर तुम्हारा हक है और मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। नाहिर के बदले लहजे पर माया को फौरन एहसास हुआ कि उसे अपनी बात का तरीका बदलना चाहिए, वरना उसकी माँ को बुरा लगेगा। ऐसी बात नहीं है नाहिर, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अभी से तोहफे लेने देने में फिजूल खर्ची होगी। चलिए, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मेरे लिए सफ़ेद रंग का एक अबाया ले आइएगा। मैंने सुना है दुबई में बहुत प्यारे अबाया मिलते हैं। माया की बात सुनकर नाहिर झुंझलाया। तुम तो बिल्कुल पागल हो माया। मंगेतर से भला कोई अबाया गिफ्ट करने को कहता है? बेवकूफ लड़की। लड़कियां तो अपने मंगेतरों से न जाने क्या क्या फरमाइशें कर करके उनकी जेबें खाली करवा देती हैं। और एक तुम हो कि या तो कुछ लेती नहीं हो, और अगर कुछ लेने की बात भी करो तो बस अबाया की पड़ी रहती है। कितना कुछ होता है लड़कियों के लेने के लिए, तुम कुछ भी कह सकती हो। दुबई में सब कुछ अच्छा मिलता है। अबाया का क्या है, वो तो कहीं से भी मिल सकता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझसे कोई रोमांटिक सा गिफ्ट मांगोगी, मगर क्या कहें तुम्हारे? कभी देखा है ऐसा कोई लड़का जो अपनी मंगेतर के लिए बुर्का खरीदता फिर रहा हो? नहीं ना? और अगर देखा भी होगा तो ज़रूर कोई अनरोमांटिक और खड़ूस टाइप इंसान होगा जो इतना खूबसूरत मौका अबाया के चक्कर में गंवा दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी नज़र में शादी से ज़्यादा सगाई का वक्त खूबसूरत और कीमती होता है, और मैं इस खूबसूरत वक्त को बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे नाइट ड्रेस गिफ्ट लो। तुम्हें पता है, मैं अभी नाइट ड्रेस वाले सेक्शन में खड़ा हूँ और इतनी खूबसूरत और रोमांटिक नाइटियाँ देखकर मेरा दिल मचल गया है कि तुम्हारे लिए भी दो चार ले लूँ। बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? नाहिर की शोखी और छेड़ने वाले लहजे पर माया का मूड एकदम से खराब हो गया। शर्म से उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया। वह झुंझलाकर नाहिर को टोकी, आप कैसी बातें कर रहे हैं नाहिर? क्या मैं अपने मंगेतर से ऐसी कोई फरमाइश करके अच्छी लगूंगी? अभी हमारी सिर्फ सगाई हुई है, निकाह नहीं। आप अब भी मेरे लिए नामहरम हैं, और अच्छे शरीफ खानदान की लड़कियां नामहरम रिश्तों से इस तरह की बेहुदा फरमाइशें नहीं किया करतीं। मेरे ख्याल में जो लड़कियां अपने मंगेतरों से नाइट ड्रेस जैसी चीज़ें मांगती हैं, वो बेहद घटिया और थर्ड क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें ना तो कोई शर्म होती है और ना ही अच्छे बुरे का फ़र्क समझ में आता है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, और आप भी मेरी तरह एक शरीफ खानदान के लड़के हैं।
हमारे जैसे परिवारों में लड़कियों को इज्जत और सम्मान देना सिखाया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हर बात सोच समझकर कहनी चाहिए। हालांकि मेरा तो अबाया पहनने का भी हक़ नहीं बनता, लेकिन सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने अबाया की बात कर दी। मगर मुझे दुख हुआ कि आप मुझसे इस तरह की उम्मीद रखते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा माया। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं इज्जतदार और अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है? या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि नाइट ड्रेस की बात करके मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ? यही कहना चाहती हो ना? तुम मेरी मंगेतर हो माया। मंगनी भी निकाह जैसा रिश्ता होता है। इसका मतलब ही यही होता है कि अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो, और फिर हमारे निकाह में कितना वक़्त ही बचा है। मैं तुम्हें कोई गैर नहीं समझता, बल्कि अपनी बीवी मानता हूँ, और इसलिए ही तुमसे नाइट ड्रेस की बात की। लेकिन तुमने तो मुझे जाने क्या से क्या समझ लिया। जब से हमारी मंगनी हुई है, मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही तुमसे कोई रोमांटिक बात करता हूँ, तुम मुझे टोक देती हो और सब्र करने को कहती हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती माया। तुम मेरी मंगेतर हो, कुछ ही दिनों में मेरी बीवी बन जाओगी। मेरे लिए तो तुम अब गैर नहीं हो। तो फिर बताओ कि मैं अगर ये बातें तुमसे नहीं करूं तो किससे करूं? या फिर मुझे बता दो कि अगर तुम्हें मेरा प्यार जताना इतना बुरा लगता है तो मैं किसी और को ढूंढ लूं जिससे ये बातें कर सकूं। शायद तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा मंगेतर अब तुम्हारी बजाय किसी और की तरफ ध्यान दे रहा है। मेरा दिल करता है कि तुमसे प्यार करूं, तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूं, लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आती। नाहिर का गुस्सा देख माया बुरी तरह घबरा गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नाहिर को उसकी बात इतनी बुरी लग जाएगी। वह तुरंत सीधी हो बैठी और घबराए हुए लहजे में बोली, आपने तो मेरी बात का बुरा मान लिया नाहिर। मेरा मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं था, ना ही मैंने आपके किरदार पर शक किया। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रही थी कि जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता, थोड़ा सब्र कर लें। उसके बाद आप जो चाहे गिफ्ट दें, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं दिल से आपका हर तोहफ़ा कबूल करूंगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि निकाह तक थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। अभी मैं आपसे ऐसा गिफ्ट नहीं ले सकती, मुझे अजीब लगता है। इसलिए प्लीज़ आप बिना बुरा माने इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। तुम बात खत्म करने की बात कर रही हो, और मैं तो ये सोच चुका हूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में अपनी पसंद की एक नाइटी गिफ्ट करूँगा, और फिर वो नाइटी तुम मुझे पहनकर भी दिखाओगी माया। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम पर मेरा पूरा हक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा भी हक है कि तुम मेरी कद्र करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला रोमांटिक मंगेतर मिला है। लड़कियां तरसती हैं ऐसे हमसफ़र के लिए, और एक तुम हो जो मुझसे दूर भागती हो। नाहिर की बात सुनकर माया के कानों से धुआं निकलने लगा। वो नाइट ड्रेस लेने से मना कर रही थी, और वो उसकी बात सुनने की बजाय बस अपनी कहे जा रहा था, बल्कि अब तो हदें पार करने लगा था। माया ने बेहतर समझा कि उससे और बहस करने का कोई फायदा नहीं, और उसने उसकी कॉल काट दी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका दिल जैसे हाथों में आकर गिर जाएगा। एक तरफ उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये डर भी लग रहा था कि कहीं नाहिर कॉल काटने पर उससे नाराज ना हो गया हो। वो किसी भी हाल में नाहिर की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि नाहिर की नाराज़गी का मतलब था उसकी माँ की नाराज़गी। लेकिन नाहिर की जो मांगें थीं, माया किसी भी हाल में उन्हें पूरा नहीं कर सकती थी। अपनी मंगनी को बचाए रखने के लालच में वो अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती थी। ये सब अब उसके बस से बाहर था। उसने बेबसी से अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। बहुत देर तक सोचते सोचते थक कर उसने अपने सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वो सोना चाहती थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसे बार बार नाहिर की नाराज़गी का एहसास हो रहा था। माया को लगा था कि नाहिर उसे दोबारा कॉल करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अनजाने में सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई। माया का शक बिल्कुल सही था। नाहिर के इस तरह कॉल काट देने पर वह गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया था। वह अकेला मॉल नहीं आया था, उसके साथ उसका दोस्त भी था, और अब उसे अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी भीतर तक जला रही थी। उसके दोस्त ने भी यह महसूस कर लिया था कि नाहिर शर्मिंदा है। तभी वह बोला, क्या है यार, तुम तो इतनी चाह और लगन से अपनी मंगेतर के लिए तोहफा लेने आए थे, लेकिन लगता है उसे न तुम्हारी मोहब्बत की परवाह है और न ही तुम्हारी रोमांटिक बातों की, और एक तुम हो जो उसके लिए जान देने पर तुले हो। तुम तो पागल हो यार। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, एक ही मिट्टी की बनी हुई, एक जैसे नक्शिक की मालिक।
अगर वह तुम्हें अपना आप नहीं दिखा रही तो इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वह निकाह से पहले शरीफ रहना चाहती हो तो रहने दो उसे, और तुम भी अपनी ज़िंदगी के मज़े किसी और तरह से ले सकते हो। चलो छोड़ो ये सब, मूड ठीक करो। आओ, मैं तुम्हें बीच ले चलता हूँ। वहाँ तुम्हें एक से बढ़कर एक हसीन, स्टाइलिश लड़कियाँ दिखेंगी, ऐसी अप्सराएं जिन्हें देखकर तुम अपनी मंगेतर को भी भूल जाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि मज़े करो। जब तक शादी नहीं हुई तब तक एक की जगह कई लड़कियों से दिल बहलाओ। बेवकूफ़ों की तरह एक के पीछे लगकर खुद को अभी से क्यों कैद कर रहे हो? वहाँ तो तुम्हें किसी से मिन्नतें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त की बातों ने नाहिर का गुस्सा ठंडा कर दिया था। वह समझ गया था कि उसका दोस्त ठीक कह रहा है। उसे क्या ज़रूरत है माया के पीछे जलील होने की? वह तो खुद एक मर्द है। उसके लिए तो कई लड़कियां तैयार बैठी हैं जो उसके एक इशारे पर मर मिटेंगी। यह सोचकर नाहिर खुश हो गया और भूल गया कि माया ने उसके मुंह पर कॉल काटकर उसकी तौहीन की थी। फिर वह बिना समय गंवाए अपने दोस्त के साथ बीच की तरफ रवाना हो गया। दोस्त की बात बिल्कुल सही निकली। बीच का नज़ारा वाकई दिल चुरा लेने वाला था। हर तरफ खुले कपड़ों में तितलियों की तरह घूमती, अटखेलियाओं करती लड़कियों ने नाहिर के जोश को और भड़का दिया। वह उनके हुस्न में ऐसा खो गया कि फिर उसे होश ही नहीं रहा। मगर तभी एक ख्याल आया और उसने जेब से मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने के बहाने वहां से गुजरती कुछ हसीन लड़कियों की तस्वीरें खींच लीं, जिनके शरीर पर कपड़े नाम मात्र के थे। फिर नाहिर ने वे तस्वीरें माया को भेजीं और मैसेज किया, क्या तुम मेरे लिए इतनी स्मार्ट और खूबसूरत बन सकती हो माया? तस्वीरें और मैसेज भेजकर नाहिर ने मोबाइल जेब में रख लिया और फिर से हसीन लड़कियों में खो गया। मगर भीतर ही भीतर उसे माया की बेचैनी का एहसास हो रहा था, और उसी एहसास से उसके चेहरे पर एक फतह वाली मुस्कान फैल गई थी। उसे यकीन था कि माया यह सब देखकर बेचैन हो जाएगी और उसे एहसास होगा कि उसने नाहिर को मना करके कितनी बड़ी गलती की है। माया भी बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, शायद इन सब से ज़्यादा। मगर खुद को छुपाकर रखने की आदत ने नाहिर को बहुत मायूस किया था। इसलिए वह उसे यह जताना चाहता था कि अगर माया ने नाहिर को इनकार किया तो उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आखिर मर्द अगर घर में प्यार और तवज्जो न पाए तो वह बाहर की औरतों में वही सब तलाश करता है। नाहिर को पूरा यकीन था कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माया सब खुद ही समझ जाएगी और आगे से बहस करने से पहले 100 बार सोचेगी। मगर नाहिर की सोच गलत साबित हुई। जब माया ने वो बेहुदा तस्वीरें और मैसेज देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नाहिर इतनी घटिया हरकत तक उतर आएगा जो उसके इनकार करने पर गैर महरम और बेपर्दा लड़कियों के पास चला जाएगा। वह जानती थी कि नाहिर थोड़ा आजाद ख्याल है, लेकिन इस हद तक जाएगा यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। नाहिर की इस हरकत ने उसे बहुत दुख और गुस्सा दिया था। माया समझ गई थी कि नाहिर उसे धमका रहा है। वह चाहता है कि माया झुक जाए और उसके सारे नाजायज़ तकाज़े माने, वरना वह उन लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहेगा। और माया यह हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसका होने वाला पति शादी से पहले ही दूसरी लड़कियों में लिप्त होकर गुनाह पर गुनाह करता जाए। माया इस बात से बुरी तरह टूट गई थी। वह काफ़ी देर तक सदमे में गुम बैठी रही, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने न तो नाहिर के घटिया मैसेज का कोई जवाब दिया और न ही उसे कॉल की। फिर कुछ सोचते हुए वह डरते डरते अपनी माँ के पास गई। माया को लगा कि अगर उसने अब भी यह बातें माँ से छुपाईं तो बात हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी यह रिश्ता तो माया की माँ की दिली ख्वाहिश से हुआ था। उन्हीं की तमन्ना थी कि नाहिर जैसा लड़का उनका दामाद बने। माया माँ के कमरे में हिचकिचाते हुए दाखिल हुई और बोली, अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उम्मीद है आप सब्र से मेरी बात सुनेंगी। माया को भूमिका बांधते देख उसकी माँ हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी सोच समझकर कह रही हो? खुलकर बोलो, क्या कहना है? माया बोली, अम्मी, जब से मेरी सगाई हुई है नाहिर मुझसे बहुत बेहुदा बातें करने लगे हैं। उनकी फरमाइशें इतनी अजीब होती हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकती, और उनकी बातों से मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अगर मैं उनकी बातें न मानूं तो वो बीच पर चले जाते हैं जहां पर लगभग बिना कपड़ों में लड़कियां घूम रही होती हैं। उन पर भी नाहिर की बेहुदा बातें होती हैं कि अगर मैं उन्हें वक्त नहीं दूंगी तो वो उन लड़कियों से दिल बहला लेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो वो चाहते हैं निकाह से पहले वो सब करना मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज़ आप उन्हें समझाइए।
अपनी तरफ से माया ने भांजे की असलियत बताकर अपनी माँ के सामने जैसे बम फोड़ दिया था, मगर उसकी हैरानी की हद तब पार हो गई जब नाहिर के बारे में सुनकर माँ ने नाहिर को डांटने की बजाय माया को ही डांटना शुरू कर दिया। दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब हुआ है माया। वो तुम्हारा मंगेतर है, तुमसे ही ऐसी बातें करेगा। लड़के तो बहुत रोमांटिक होते हैं और सगाई के दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं। लड़कियां भी अपने मंगेतरों के साथ हंसी खुशी ये समय बिताती हैं और खूब फरमाइशें करके तोहफे बटोरती हैं। मगर तुम्हारे अंदर न जाने कौन सी बूढ़ी आत्मा आ गई है जो हर बात पर ऐतराज़ करती हो। जाहिर है वो मर्द है। अगर तुम उसे नज़रअंदाज करोगी और उसकी बातें नहीं मानोगी तो वो बाहर की औरतों में ही दिलचस्पी लेगा, और अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही उसका दिल तुमसे भर जाएगा। मगर तुम्हारी उल्टी सोच में ये बात आती ही नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि निकाह कर लो, मगर तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। अगर निकाह हो गया होता तो नाहिर को इतनी मिन्नतें नहीं करनी पड़तीं और तुम्हें भी उसकी किसी बात से परेशानी नहीं होती। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से मैंने नाहिर से तुम्हारा रिश्ता तय किया है, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। मगर तुम्हारी बेवकूफ़ियों से मुझे अब ये रिश्ता खतरे में लगता है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। माँ की बातों पर माया जैसे सन्न रह गई। वह देर तक अपनी माँ को अविश्वास से देखती रही। दुख और सदमे से उसकी बोलती बंद हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें कोई और नहीं, उसकी सगी माँ कर रही है। वह तो कुछ और सोच कर आई थी, मगर भूल गई थी कि उसकी माँ पैसे की लालची है और इसी लालच में उसने नाहिर को दामाद चुना था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? एक बार भी आपको अफसोस नहीं हुआ अपनी बेटी को ऐसी बातें कहते हुए? आपको तो मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, मेरी बात समझनी चाहिए थी, मगर उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। मान लिया कि आपका भांजा बहुत अमीर है, दुबई में लाखों कमा रहा है। ये भी मान लिया कि ऐसा अमीर और कमाऊ दामाद किस्मत वालों को मिलता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी इज्जत ही गिरवी रख दूं। अभी भी मैं उसके लिए नामहरम हूं। आप कैसे भूल सकती हैं कि हमारी सगाई हुई है, निकाह नहीं। एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा अपनी बेटी को ऐसा उल्टा सीधा मशवरा देते हुए? खुदा के लिए अम्मी, पैसे का इतना लालच मत कीजिए कि आपका ज़मीर ही मर जाए और आप अपनी बेटी को खुद गुनाह वाले रास्ते पर चलने को कहें। दौलत और जायदाद की चाहत ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और आपकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के लिए तो माँओं का दिल बहुत नर्म होता है, मगर पता नहीं आप कैसी माँ हैं। माया की आवाज़ सदमे से भर गई थी। वो लगातार बोलती चली गई। वो अपनी माँ को एहसास दिलाना चाहती थी, उन्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, मगर माँ ने सर झटक कर उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और बोली, गलती अब भी तुम्हारी ही है। कितनी बार कहा था मैंने कि निकाह कर लो, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद ही करनी थी। अगर निकाह हो गया होता तो ये सब झंझट ही न होता, न ये रिश्ता खतरे में पड़ता और न ही तुम्हें नाहिर की बातों से तकलीफ होती। वो तुम्हारा शौहर होता और तुम पर आसानी से हक जता सकता था, मगर तुम। खुदा के लिए अम्मी, बस करिए। नहीं करना था मुझे उस वक्त निकाह। क्या फ़ायदा ऐसे निकाह का कि उसके बाद वो बाहर चला जाए? मैं चाहती हूँ कि निकाह के बाद तुरंत रुखसती हो और सब कुछ जायज़ तरीके से हो। मैंने सगाई भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए की थी, अब आपको भी चाहिए कि मेरे जज्बात समझें। माया ने माँ को समझाने की कोशिश की तो माँ फिर बोली, अच्छा, अब चुप हो जाओ। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम कहो तो हम तुम्हारा ऑनलाइन निकाह करवा देते हैं, तब तुम नाहिर की हर बात मान सकती हो। अब और जिद मत करो। अगर तुम इसी तरह नाहिर की बातें ठुकराती रही तो वो तुमसे दूर हो जाएगा और रिश्ता तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। मेरी बहन ने तो वैसे ही अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हें अपनी बहू माना है। ऐसा न हो कि मेरा बनाया हुआ सारा खेल बिगड़ जाए। मेरा दामाद सिर्फ और सिर्फ नाहिर बनेगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने इस रिश्ते के लिए कितनी मेहनत की है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अगर मुझे नाहिर जैसा कमाऊ दामाद मिल गया तो मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा और तुम शहजादियों जैसी जिंदगी जियोगी। मगर तुम तो मेरी दुश्मन बनी हुई हो। ये रिश्ता तोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। अगर अपना नहीं तो अपनी माँ का ही सोचो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? नाहिर मेरा सगा भांजा है और पैसे की भी कोई कमी नहीं। अगर वो दामाद बन जाए और उसके पैसों से मैं थोड़ी ऐश कर लूं तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? बेटियां तो अपनी माँओं की खुशी के लिए न जाने क्या क्या करती हैं,
और तुमसे तो अपना एक मंगेतर नहीं संभल रहा, और बातें ऐसे सुना रही हो जैसे अल्लाह माफ़ करे मैंने तुम्हें जिस्म फरोशी करने को कह दिया हो। भई ये भी तो जायज़ रास्ता है, तुम्हारा रिश्ता कराया है और अब तुम्हारा निकाह करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी भी संवर जाए। अब खुदा के लिए मेरे किसी भी काम में रुकावट मत डालना, वरना अपने साथ साथ मेरा भी नुकसान कर बैठोगी। माया को अपनी माँ की सोच पर गहरा अफसोस हुआ। वो उदास मन से चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और फिर खामोशी की चादर ओढ़ ली। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी माँ वही करेंगी जो वो चाहती हैं, और इस मामले में माया की कोई नहीं सुनेगा। अगले ही दिन माया की माँ अपनी बहन के पास गईं और बड़ी नरमी से बात छेड़ी। बच्चों के बारे में क्या सोचा है फिर आपने आपा? मैं तो कहती हूँ अब इनका निकाह कर ही दिया जाए। मंगनी की जगह अगर निकाह हो गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, मगर माया का तो आपको पता है, बात बात पर घबरा जाती है, छोटी दिल की बच्ची है। उस वक्त भी घबरा गई और निकाह नहीं किया, लेकिन अब डर है कि बाहर की रंगीनियों में खोकर कहीं नाहिर अपना रास्ता न बदल ले और भांजी की जगह किसी ऐसी लड़की को आपकी बहू बनाकर ले आए जो आकर आपके बेटे और पूरी जायदाद पर कब्जा कर ले और आप अपने बेटे की शक्ल को तरस जाएं। कोई भी लड़की हो, वो आपकी भांजी की जगह नहीं ले सकती जो इतनी आज्ञाकारी और सलीकेदार है, मानो मुंह में जुबान ही न हो। आपकी आंखों के सामने पली बढ़ी है और ऊपर से आपका इकलौता बेटा है। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों को निकाह के मजबूत रिश्ते में बांध दिया जाए ताकि नाहिर भूलकर भी कोई गलती न करे और आपका बेटा सदा आपकी आंखों के सामने रहे और मेरी बेटी का भी रिश्ता खतरे में न पड़े। माया की माँ ने बहुत चालाकी से अपनी बहन को डराते हुए अपने असली मकसद की तरफ खींचा। इकलौते बेटे के दूर चले जाने का सोचकर नाहिर की माँ का दिल कांप गया। उसे अपनी बहन की बात बिल्कुल सही लगी और वो बोली, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आज ही नाहिर से बात करती हूँ और इनका ऑनलाइन निकाह पढ़वा देती हूँ। तू फिक्र न कर, वो मेरी बात नहीं टालेगा और अब मैं भी देर नहीं करूँगी। अब निकाह कर लेते हैं, फिर जब नाहिर वापस आएगा तो रुखसती भी कर देंगे। माया की माँ का मकसद पूरा हो चुका था। चेहरे पर फतेह की मुस्कान लिए वो घर लौटीं और बड़ी खुशी से माया को सब बताया। माया को सुनकर दुख हुआ, मगर उसने चुप्पी साध ली क्योंकि बहस का अब कोई फायदा नहीं था। निकाह का सोचकर माया को डर लगने लगा था। अभी तो सिर्फ मंगनी थी और नाहिर इतना बेहया था, निकाह के बाद वो हर हद पार कर जाएगा। माया ने मजबूरी से होंठ भींचे और जैसा माया ने सोचा था वैसा ही हुआ। नाहिर ने निकाह की खबर सुनकर खुशी में झूम उठा और फौरन हाँ कर दी। उसके लिए इससे बड़ी बात क्या होती कि अब माया के सारे बहाने खत्म हो गए। उसी शाम उनका ऑनलाइन निकाह हुआ और उसी रात नाहिर की कॉल आ गई। कॉल उठते ही वो बड़े बेहया अंदाज में बोला, अब तो तुम्हें मेरे डिमांड्स मानने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा ना? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, अब तुम पर मेरा शरई और कानूनी हक है, अब मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। नाहिर की बातों से माया को बहुत बेबसी महसूस हुई, मगर अब उसके हाथ पांव बंध चुके थे। बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू करके बैठी रही। फिर बात करते करते अचानक नाहिर ने फरमाइश की, हम अभी तक कॉल पर क्यों बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी बीवी हो। अम्मी बता रही थीं तुम आज बहुत प्यारी लग रही थीं, तुमने कपड़े तो नहीं बदले ना? नाहिर की बात सुनकर माया घबरा गई। मैंने कपड़े तो नहीं बदले, मगर आपको मेरी तस्वीरें तो मिल गई होंगी। नाहिर बोला, तस्वीरों का क्या फ़ायदा? मैं तो तुम्हें बोलते हुए देखना चाहता हूँ। तस्वीरों में मज़ा नहीं आता, कम ऑन, आओ वीडियो कॉल पर। इतना कहकर नाहिर ने वीडियो कॉल कर दी। चाहकर भी माया को कॉल अटेंड करनी पड़ी। जैसे ही उसका चेहरा स्क्रीन पर आया, नाहिर बेताब हो उठा। सच में वो अपनी तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। नाहिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गहरी नज़रों से माया को निहारने लगा, फिर बोला, मैं कहता था ना, तस्वीरों का कोई फायदा नहीं होता। वीडियो कॉल पर तो तुम चांद का टुकड़ा लग रही हो। दिल करता है बिना पलक झपकाए बस तुम्हें देखता रहूं। नाहिर की बात पर माया के गुलाबी होते गालों ने उसे और दीवाना बना दिया। उसकी बेताबी महसूस कर माया बेचैन हो उठी। वो कॉल काटना चाहती थी, मगर नाहिर की अगली फरमाइश ने माया को हिलाकर रख दिया। सुनो, जरा अपना दुपट्टा हटाओ, मुझे तुम्हारा ड्रेस देखना है। तुमने तो दुपट्टा माओं की तरह ओढ़ रखा है, भला पति के सामने कौन ऐसे बैठता है?
नाहिर की बेबाक बातें सुनकर माया कांप उठी। प्लीज नाहिर, मैं दुपट्टा नहीं हटा सकती। दर्जिन ने सूट बहुत टाइट सिल दिया है और इसका गला भी बहुत गहरा है। मुझे शर्म आती है, आप ऐसे ही बात करें ना। माया ने उसे बहलाने की कोशिश की। तो फिर तो मुझे जरूर देखना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे पूरे वजूद पर मेरा हक है। और दर्जिन ने तो मेरे दिल की बात पूरी कर दी। आज तुम्हें देख तो लूंगा कि मेरी बीवी दिखती कैसी है। हटाओ अपना दुपट्टा, मुझे अपने हसीन बदन का दीदार करने दो। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। नाहिर की बातों से माया की आंखों में आंसू आ गए। वो मजबूर होकर बोली, नाहिर, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। इस तरह वीडियो कॉल पर बिना दुपट्टे बैठना थोड़ा अजीब लगता है। प्लीज आप ऐसा करें, आ जाएं और रुखसती करवा लें। फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। माया की बात सुनकर नाहिर चिढ़ गया। उसका पूरा रोमांटिक मूड खराब हो गया। बहुत ही सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माया, और कुछ नहीं। पहले तुम कहती थी कि सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह नहीं, और अब जब निकाह हो गया तो नए ड्रामे शुरू कर दिए। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम पर मेरा पूरा हक है। अब भी अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो बताओ, क्या मैं अब भी बाहर की औरतों में वक़्त गुजारना शुरू कर दूं? क्योंकि तुम्हें तो सारी जिंदगी ऐसे ही पर्दे में रहना है। नाहिर को गुस्से में देख माया धीमे लहजे में बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती। ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है कि आप किस तरह की औरतों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ कि वीडियो कॉल में इस तरह बेबाक लिबास के साथ सामने आना मुझे अजीब लगता है, और मैंने किसी और बात पर एतराज़ नहीं किया। जो आप चाहते हैं और हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी है, उसके लिए रुखसती होना भी ज़रूरी है। मैं अब भी यही कहूँगी, आप आइए और मुझे रुखसत करवा कर ले जाइए, फिर आपका हर हुक्म सर आँखों पर। बात ये नहीं कि तुम बहुत हयादार हो, बात ये है कि तुम बस मुझे जलील करना चाहती हो। तुम्हारी मंगनी वाली बातों पर मैं चुप रहा, और अब निकाह के बाद भी ये ड्रामे। शायद तुम चाहती ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो और कोई मर्द तुम्हारे करीब आए। तो फिर ठीक है, बैठी रहो अपनी माँ के घर। इतना कहकर नाहिर ने कॉल काट दी। माया ने राहत की सांस ली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उनकी पूरी बातचीत दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन चुकी थी। कॉल कटते ही वो ढाढ़ से दरवाज़ा खोलकर कमरे में घुस आईं और माया पर बरस पड़ीं। तुम्हारा दिमाग तो सही है? ये क्या तमाशे लगा रखे हैं? कौन सा इस्लाम तुमने पढ़ा है जो हमें नहीं आता? जरा हमें भी समझाओगी? मंगनी वाली बात तो फिर भी समझ में आती थी, मगर अब निकाह के बाद कौन नामहरम रह जाता है? अब तो तुम उसकी बीवी हो, रुखसती हो या ना हो, मगर अब तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अपने इस्लामी सबक अपने तक रखो और नाहिर को नाराज करने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो और चाहती हो कि मैं तुमसे नाराज ना होऊं, तो जैसा नाहिर कहता है वैसा ही करो। अब उसकी कोई भी बात मानने में तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं बता रही हूँ माया, अगर नाहिर ने कोई गलत फैसला कर लिया तो याद रखना, तुम मेरी मरी हुई सूरत देखोगी। माया अपनी माँ की बातों से बेहद दुखी हो गई और बच्चों की तरह खूब रोई, लेकिन उसकी माँ ने उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं की और फिर से धमकी देते हुए कमरे से बाहर चली गई। माया का दिल दुख और तकलीफ से भरा था, क्योंकि उसकी माँ अत्यंत कठोर थी और उसकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उसे एक जीवित खिलौना समझकर उसे नियंत्रण में रखना चाहती थी। माया अपनी माँ की धमकियों से डरी हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं था। अगर माँ भी उससे दूर हो जाती तो वह पूरी तरह अकेली हो जाती। इन बातों ने माया को पूरी तरह तोड़ दिया था और उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात के कि वह नाहिर को खुश रखे, ताकि माँ भी उससे खुश रहे। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने नाहिर को माफ़ी का मैसेज भेजा कि अब वह जैसा चाहेगी वैसा करेगी। यह मैसेज करते हुए माया हजारों बार मर चुकी थी। उसका दिल टूट चुका था और वह अपनी माँ की वजह से जीती जागती कब्र बन गई थी। जब नाहिर ने वीडियो कॉल पर उसे तंग कपड़े पहनने और बिना दुपट्टे के सामने आने को कहा, तो माया खुद को बिल्कुल तुच्छ महसूस कर रही थी। उसकी इज्जत तार तार हो रही थी और इसका कारण केवल उसकी माँ थी।
माया के दिल से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुले बाजार में निर्वस्त्र कर दी गई हो। फिर भी वह चुप थी और नाहिर को उसकी इस चुप्पी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस माया के खूबसूरत शरीर को देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। नाहिर को अपनी मजबूरी का एहसास हो गया था कि वह माया के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। वह हर हाल में माया को पाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। माया का दिल यह सब देख देख कर टूट रहा था। वह चाहता था कि ज़मीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, या कोई जादू की छड़ी उसे इस दुनिया से दूर ले जाए। लेकिन यह सब केवल ख्वाब थे और माया को रोज़ वही सब करना पड़ता था जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि माँ सही कहती हैं। नाहिर उसका पति है, उससे निकाह हो चुका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने खुद को झूठी तसल्ली दी कि निकाह के बाद लड़कियां खुश होती हैं, लेकिन माया अंदर से टूट रही थी। 1 महीने बाद, जब ईद की तैयारियां चल रही थीं, माया को शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सास ने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ भेज दिया था। ईद से 1 दिन पहले जब वह कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी उसे खबर मिली कि नाहिर कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया है। उसकी अचानक वापसी से माया का मन घबराया। वह चाहती थी कि नाहिर जल्दी से विदा हो जाए ताकि उसकी मानसिक पीड़ा कम हो। तभी नाहिर ने फ़ोन किया और कहा कि वह पाकिस्तान आ चुका है। वह उसे देखने के लिए बेचैन है और ईद की नमाज के बाद मिलकर शॉपिंग पर जाना चाहता है। माया का दिल अंधेरों में डूब गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉल काट दी। अगली सुबह नाहिर ईद की नमाज के बाद उनके घर आया और माया की माँ से कहा कि अब जब निकाह हो चुका है तो वह माया के लिए तोहफे लेकर आना चाहता है ताकि माया अपनी पसंद से कुछ खरीद सके। माया की माँ ने खुशी से कहा कि क्यों नहीं, माया नाहिर की पत्नी है, वह उसे शॉपिंग पर लेकर जा सकता है। माया ने उनकी तरफ चोटिल निगाहों से देखा, लेकिन माँ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें खुशी थी कि नाहिर पूरी तरह उनकी पकड़ में है और वह माया को पाने के लिए बेताब है। अनुमति मिलने पर नाहिर माया को लेकर शॉपिंग सेंटर गया, जहां उसने माँ और माया दोनों के लिए खूब खरीदारी की। लौटते समय नाहिर ने कहा कि अब वह उसे एक अच्छे होटल पर खाना खिलाएगा और कुछ समय साथ बिताएगा। माया को यह सुनकर झटका लगा और उसने तुरंत मना कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनका केवल निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, इसलिए वह उसके साथ होटल नहीं जाएगी। उसने दृढ़ता से कहा कि अगर वह उसे घर तक नहीं छोड़ सकता तो वह टैक्सी लेकर चलेगी, लेकिन उसकी इस बात को कभी नहीं मानेगी। नाहिर का गुस्सा भड़क उठा और वह चिल्लाया, तुम क्या समझती हो खुद को माया? तुम मेरी पत्नी हो, हर बात पर विरोध करना ज़रूरी नहीं है। जब भी कोई फरमाइश करती हो, तुम पहले ज़रूर इनकार करके मेरा दिल दुखाती हो। सिर्फ वक्त बिताना चाहती हूँ और कोई गुनाह नहीं होता, प्लीज़ अपने उस पाठ को अपने पास रखो। मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने आया हूँ और तुम हो के नाटक ख़त्म नहीं होते। अब अगर तुमने मेरी बात से इनकार किया तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक देकर चला जाऊँगा। फिर बैठी रहना सारी ज़िंदगी एक दूसरे को सफाई देती। अब तुम्हारी पवित्रता पर दाग लगे या न लगे, मगर तलाक के बाद पक्का तुम दागदार हो जाओगी। और हाँ, एक बात और, इस निकाह के चक्कर में तुम्हारी माँ मुझसे बहुत सारा खर्चा करवा चुकी है। सारा पैसा सूद सहित वापस लूँगा। तुम माँ बेटी ने मेरा तमाशा बना रखा है। अब बताओ, मेरे साथ चलना है या तलाक लेना है? नाहिर का यह रूप बहुत भयानक था। माया को अपनी हड्डियों में खून जमता महसूस हो रहा था। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए नाहिर इस हद तक गिर जाएगा, माया ने उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि नाहिर बहुत गंदी सोच और घटिया फितरत का मालिक है और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। यह भी सच था कि तलाक के बाद माया की कोई जिंदगी नहीं बचती। उसकी माँ भी उसे छोड़ देती और लोग बातें सुनते, क्योंकि अब तक पूरा परिवार जान चुका था कि माया और नाहिर एक दूसरे से संपर्क में हैं। तो फिर कौन माया पर यकीन करेगा कि वह हर मामले में बेगुनाह थी? सब यही कहेंगे कि दोनों माँ बेटी ने मिलकर नाहिर को लूटने का प्लान बनाया था। माया को बेहिसाब तकलीफ हो रही थी। अपने दिल को समझाते हुए उसने नाहिर की बात मान ली और मन में ठाना कि इस एक मुलाकात के बाद वह नाहिर से रुखसती का दावा करेगी, क्योंकि ऐसी बदनामी से जल्दी शादी हो जाना बेहतर था। जैसे ही उसने यह फैसला लिया, नाहिर ने पहली मौका पाकर उसे नज़दीकी होटल ले गया।
माया लाख मना करने और समझाने के बावजूद भी नाहिर ने अपनी हसरत पूरी करने के लिए हर हद पार कर ली और माया उसे रोक नहीं सकी। अभी नाहिर माया को पाने के नशे में मग्न था कि अचानक दिल दहलाने वाला वाकया हुआ। उस होटल पर पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस को देखकर माया और नाहिर दंग रह गए। अब माया को होटल के स्टाफ की अजीब निगाहें और तंज समझ आ गया कि वहां गैरकानूनी काम होते हैं। कितने अनजान जोड़े अपनी हसरतें पूरी करने के लिए उस होटल में आते थे। माया का दिल चाहता था खुद को खत्म कर दे। ऐसी बदनामी का सामना करने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। नाहिर भी हैरान था। उसने खुद को और माया को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नाहिर ने पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वे दोनों पति पत्नी हैं। ईद पर आउटिंग के लिए निकले थे, घर से बहुत दूर आ गए थे, इसलिए होटल में आ गए। उनका निकाह हो चुका है। लेकिन पुलिस ने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। थानेदार ने उल्टा नाहिर के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जब सर पर पड़ती है तो सारे पति पत्नी बन जाते हैं। थाने चलो, थोड़ी सी सेवा में असली रिश्ता सामने आएगा। चलो हमारे साथ। और तुम बीबी मुंह काला करते हुए सोचते, अब मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए पुलिस ने माया को घसीटना शुरू किया। तब माया अचानक बेहोश हो गई और नाहिर के होंठ भी बंद हो गए। उसने किसी तरह फोन कर अपने माँ बाप को बुलाया। निकाहनामे की कॉपी लेकर उसके पिता तुरंत पहुंच गए, मगर तब तक मामला थाने से निकलकर पूरे परिवार में फैल चुका था। हर तरफ चर्चा थी कि नाहिर और माया अपने वक्त को रंगीन करने किसी होटल में गए थे और पुलिस के हाथ लगे। दोनों परिवारों में नाहिर की वजह से बहुत बदनामी हुई। नाहिर के पिता ने उसे कड़ी फटकार लगाई और पहली बार माया से भी बेहद ठंडे अंदाज में बोले, यह तो लापरवाह लड़का था। तुम तो कम से कम अपने कहे का ख्याल करती। यूं तो बड़ी चादर लिए घूमती थी। अब क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा धर्म? तुम्हें शर्म भी नहीं आई इस तरह होटल जाकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपनी माँ के साथ। कुछ न कुछ तो इस बदनामी का तोड़ करना ही पड़ेगा। गले पड़ गई हो अब तुम हमारे। ससुर की बातों ने माया को अंदर तक चीर दिया। उसने घायल और शिकायती नजरों से नाहिर की ओर देखा तो उसने नजरें चुरा लीं। इस घटना से वह भी चुप था। पहली मौका पाकर नाहिर चुपचाप दुबई के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले माया से मिलना तक जरूर नहीं गया था। माया की ऐसी हालत देखकर उसे गहरी पीड़ा हुई। नाहिर के चुपचाप चले जाने से माया का दिल बुरी तरह टूट गया था। पूरे परिवार की कठोर नज़रों और तीखे शब्दों का सामना करते हुए माया कई दिनों तक कमरे में चुप्पी साधे रही। उसकी माँ ने उसे संभालने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अब ये कौन सा मातम मना रही हो? सोचती क्यों नहीं थी कि ऐसे हालात भी आएंगे? तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थीं। फिर क्या हुआ जो उसके साथ होटल तक चली गई? तुम्हारे अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं है। शॉपिंग करके वापस आने के बजाय तुम्हें होटल क्यों जाना पड़ा? तुमने पूरे परिवार की इज्जत दागदार कर दी है। मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं? माया ने कहा, मैंने होटल जाने की नहीं कहा था। वह खुद मुझे लेकर गया था और ये सब आपके कारण हुआ है। आप ही चाहती थीं कि मैं उसकी हर बात मानूं और गलत फैसलों पर सर झुकाऊं। आपने ही मुझे इस हाल में पहुंचाया है। अब आप मुझे डांट रही हैं? अपने भांजे से पूछिए जिसने मुझे ब्लैकमेल करके होटल ले गया। आपको तो बस दौलत की लालच थी। मैंने बताया था कि उसकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस वक्त आप मेरी कोई बात नहीं समझीं और उल्टा मुझे डांटती रहीं कि शादी हो चुकी है। मेरी जिंदगी आपके कारण बर्बाद हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए, न कि मुझे डांटना। आप उस परिवार को सफाई दें, मुझे नहीं। माया, जो पहले से ही अपनों के जख्मों से भरी हुई थी, अचानक फूट पड़ी और अपनी माँ को आईना दिखाया, जिससे उसकी माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद माँ ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो बस परेशानी में उल्टा सीधा बोल रही थी। कोई बात नहीं। वह तुम्हारा पति है, परिवार वालों को क्या लेना देना? वे बातें करते रहते हैं, तुम दिल पर मत लेना। नाहिर भी उन्हीं लोगों की वजह से शर्मिंदा होकर चला गया। आपकी दादी कह रही थीं कि वह जल्दी वापस आएगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तुम परेशान मत हो और खुद को कमरे में बंद मत करो। माँ का यह अचानक बदला हुआ रवैया देखकर माया ने तंज कसते हुए मुंह मोड़ लिया। माँ को एहसास हुआ कि अब माया उनकी बातों में नहीं आएगी और वह चुपचाप कमरे से चली गई। माया अभी इस संकट से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे एक नई मुसीबत ने घेर लिया। माया गर्भवती थी।
जब उसे यह खबर मिली तो वह बहुत डर गई और अपनी माँ को बताई तो वह भी चिंता से परेशान हो गईं। फिर माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, हम ये सब खत्म करवा देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। माया ने कहा, माँ बस करो, आपको भगवान का डर नहीं लगता? ये सब आपकी वजह से हुआ है और अब आप चाहती हैं कि मैं मासूम जान का कत्ल कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपने सुन लिया, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। माया ने अपनी माँ की बात को साफ मना कर दिया। कई दिन तक माँ समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन माया अपनी जिद पर कायम रही। अब वह और अपनी गलती का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। माया को नाहिर से नफरत होने लगी, फिर भी मजबूरी में उसने नाहिर से संपर्क किया और अपनी गर्भवती होने की बात बताई। नाहिर ने न कोई जवाब दिया, न सुनवाई, बल्कि चुपचाप कॉल काट दी और तुरंत माया का नंबर ब्लॉक कर दिया। माया को यह सब जानकर गहरा झटका लगा। नाहिर ने अपनी हर कमजोरी और बेशर्मियत दिखा दी थी। उसने अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ तक आना सही समझा, लेकिन जब घर वाले सुनने को मिले तो सारे प्यार झाग की तरह उड़ गया। नाहिर बौखलाकर पहले दुबई चला गया और अब हर बात से इनकार कर रहा था। माया ने हिम्मत नहीं हारी और नाहिर के दूसरे सोशल अकाउंट से भी संपर्क करने की कोशिश की, पर हर जगह ब्लॉक पाए। ऐसा लग रहा था कि उसने सारा दोष माया पर डालकर खुद को सब फिक्र से मुक्त कर लिया था। जब माया ने ये सब अपनी माँ को सुपने की कोशिश की, पर हर जगह ब्लॉक पाए, ऐसा लग रहा था कि उसने सारा दोष माया पर डालकर खुद को सब फिक्र से मुक्त कर लिया था। जब माया ने ये सब अपनी माँ को बताया तो वह समझाने लगीं, मैं यही तो कहती थी, उसे अपनी चालाकियों में उलझाए रखो। इस हद तक जाने के लिए उसकी बात मानने की जरूरत नहीं थी। वह कभी भी तुम्हें तलाक नहीं देगा, बस धमकियां थीं। तुम तो हमेशा बेवकूफ़ लड़की रही और अब भी अपनी जिद पर अड़ी हो। ये मामला खत्म कराओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ की बातें सुनकर माया टूट गई। उसे यकीन हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी माँ को कभी एहसास नहीं होगा। वह कमरे में जाकर बेकाबू होकर चिल्लाते हुए रोई। सबने उसकी मासूमियत और मजबूरी का फ़ायदा उठाया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, फिर भी वहीं उसे डांट रहे थे। माया ने ठाना कि अब वह सिर्फ अपने लिए और अपने अल्लाह के लिए जिएगी, किसी और को कभी खुश नहीं करेगी। माया की चाची को जब यह बात पता चली तो वह माया को समझाने आईं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ मेरा बेटा ही सबका जिम्मेदार है, इसलिए मैं शर्मिंदगी से अपना मुंह छिपाए बैठी थी। तुम्हें किसी ने कोई गला नहीं दिया, तुम्हारे खाला भी उस वक्त गुस्से में थे, अब शर्मिंदा हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम आज भी हमारी बहू हो। नाहिर को कुछ वक्त दो, वह परेशान है। परिवार वालों की कड़वी बातों और पुलिस थाने के चक्कर ने उसे बौखला दिया है, मगर फिक्र मत करो, वह वापस आ जाएगा। बस तुम मेरी एक गुजारिश मान लो कि यह मामला खत्म कर दो। निकाह बेधड़क हो चुका था, फिर भी यह सब ठीक नहीं है। मुश्किल से परिवार वालों की बातें थमी हैं। अब अगर ये बात सबको पता चली तो फिर से बातें बनने लगेंगी और इस बार मैं तुम्हारे खाला को भी नहीं मना पाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? चाची की बातों पर माया हिचकी भरते हुए रोने लगी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वह दिन रात अपने रब के सामने इबादत करने लगी। उसे पता था कि उसने अल्लाह को नाराज किया था, तभी यह सब झेलना पड़ा। उसे मालूम था कि यह सब गुनाह है, फिर भी वह अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। यह सज़ा उसका मुकद्दर थी और अब वह कोई और गुनाह करके अल्लाह की नाराज़गी नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए खुद को कमरे तक सीमित कर लिया और अपने सारे रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की दात के साथ जोड़े। वह खुद को मजबूत बना रही थी और देखना चाहती थी कि इस दुनिया में रहने वाले लोग आखिर किस हद तक उसकी ज़िंदगी मुश्किल करते हैं। उसकी माँ ने उससे बात करना छोड़ दिया था, चाची भी अब आना जाना लगभग बंद कर चुकी थीं। इन तकलीफ भरे लम्हों में माया बिल्कुल अकेली थी। अल्लाह के अलावा उसके पास कोई नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। समय बीता और 9 महीने बाद माया ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद एक बार फिर माया की माँ ने परिवार वालों के सामने माया का बचाव किया। उन्हें एहसास हो चुका था कि कहीं न कहीं वे सब इस गुनाह में शरीक थीं। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, निकाह हो चुका था और यह सब लड़के की जिद पर हुआ था। तब भी यह बच्चा न तो नाजायज़ है और न ही उसका इस दुनिया में आना कोई गुनाह है। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी। माँ की बातों से माया को हिम्मत मिली और उसने अपने बच्चे की परवरिश खुद शुरू की।
कई बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, मगर वह खुद को टूटने से रोकती। अल्लाह के साथ उसका रिश्ता गहरा हो गया था और उसका सब्र अल्लाह को भाया। एक दिन अचानक नाहिर उससे मिलने आ पहुंचा। बच्चे की खबर ने उसके दिल में भी पिता की मोहब्बत जगा दी थी। जब वह आया तो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। आते ही माया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माया, मैं असली अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। जब पुलिस की रेड पड़ी और तुम्हें घसीट कर ले जा रहे थे, उस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं एक डरपोक इंसान था। वह सब मुझसे सहन नहीं हुआ। फिर परिवार वालों की निगाहें और बातें मुझे खोखला कर गईं। मैं तुमसे बेजार हो गया और सोच लिया कि कभी वापस नहीं आऊँगा। मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि वहाँ मैंने किसी और औरत से कोई रिश्ता नहीं बनाया। दिल के किसी कोने में तुम्हारी याद मुझे तंग करती थी, मगर वापस आने की हिम्मत नहीं थी। मैंने तुमसे सारे संपर्क खत्म कर दिए ताकि तुम्हारी याद दिल से निकाल सकूं। मैं इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था, मगर हर गुजरते पल मेरी बेसब्री बढ़ रही थी। मुझे तुम याद आती थी, अपने होने वाले बच्चे की चिंता होने लगी थी, और अब जब चाची ने मुझे मेरे बेटे की तस्वीर भेजी तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं सब छोड़कर वापस आया हूँ। बस मुझे एक मौका दो। मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर तरह की मुश्किलों का सामना करूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, एक बार माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ सुधर जाऊंगा, बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। नाहिर की बातों से माया का पत्थर दिल पिघल गया। ऐसा नहीं था कि अब उसके दिल में नाहिर के लिए प्यार जागा था, मगर इतना ज़रूर था कि वह थक चुकी थी अकेले रहने से और दिल से चाहती थी कि बच्चे का पिता उसे अपनाए। और अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी थी। ऐसे में नाहिर को ठुकराना या उससे मुंह मोड़ना सिर्फ माया के लिए नहीं, बल्कि मासूम बच्चे के लिए भी नुकसानदेह था। माया के लिए इतना काफ़ी था कि नाहिर को एहसास हो गया और वह बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह उसकी दर्दनाक जिंदगी का अंत हो चुका था।